दोस्तों, आज की कहानी भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक पंडित और यमदूत की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। वो अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव बहुत दूरी पर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो देखने में हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने भी सोचा, चलो अच्छा ही है, रास्ता आसानी से कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ नहीं पूछा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है, कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार डाला। जब भैंस ने आदमी को मारा, तुरंत ही महाकाल पंडित के पास पहुंच गया और साथ साथ चलने लगा। चलते चलते दोनों दूसरे गांव के बाहर पहुँचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। वहां पर ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी। मित्र का गांव अभी भी काफी दूरी पर था और रात्रि होने वाली है। इसलिए पंडित ने कहा, पूरा दिन चले हैं, काफी थकावट भी हो चुकी है और रात्रि भी होने वाली है, इसलिए विश्राम के लिए इस मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है तो भोजन भी कर लेंगे। थोड़ा विश्राम करके सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। ये कहकर वो चला गया। उसके जाते ही गांव में धुआं सा उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ और मन ही मन सोचने लगा, जहाँ भी ये महाकाल जाता है वहाँ हानि क्यों हो जाती है। लेकिन उसने रात्रि में महाकाल से इसका कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने अपने रास्ते की ओर चलना शुरू किया। एक और गांव आया तो महाकाल ने पंडित से फिर से कहा, पंडित जी, आप आगे चले, मुझे इस गांव में भी एक काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। ये कहकर महाकाल चलने लगा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा। वही खड़े होकर महाकाल को जाते हुए देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी गांव के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डंस लिया और उस आदमी की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया, तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान अवश्य होता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन थोड़ी शंका है, सो आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब देते हुए कहा, मैं यमदूत हूँ, यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। महाकाल की यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके उसने पूछा,
अगर तुम सचमुच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे। ये बात सुनकर पंडित परेशान और हैरान हो गया। उसने सोचा, अगर ये सचमुच यमदूत है तो उसके कारण मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तुम जो सोच रहे हो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और अगले कुछ क्षणों में घटित हो जाएगी। महाकाल के मुख से यह बात सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं था। फलस्वरूप पंडित को यकीन हो गया कि महाकाल सचमुच ही एक यमदूत हैं। अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए वह तुरंत मुड़ा और अपने गांव की ओर लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, उसका वही मित्र उसकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। अपने मित्र की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे काफी समय से उसका मित्र उसके पीछे पीछे आ रहा था। चूंकि वो बचपन से गूंगा और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जब वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ना जाने उसे क्या हुआ, वह जमीन पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का आश्चर्य से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित की मन की बात समझकर बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती शरीर में, इसलिए तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से यकीन हो गया कि महाकाल एक यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता और सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। तभी उसके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। पंडित ने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो शुरू से ही आप मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, क्या तुम मेरी मृत्यु के बारे में बता सकते हो कि कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी पंडित हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उससे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होंगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने के बाद आज ही के दिन होगी, लेकिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी से स्वयं फांसी को स्वीकार करोगे।
ये कहकर महाकाल वहां से चला गया। पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और अपने गांव लौट आया। व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। पंडित ने भी किया, क्योंकि पंडित विद्वान था। उसकी ख्याति अपने राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो ज्ञानी मंत्री होता ही है और वो मृत्यु की समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही देंगे। इसलिए पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ इस बात को बांटा और सलाह और समाधान मांगा। अंत में सभी की सलाह से ये तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो मृत्यु 6 महीने के बाद जरूर होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य जाएगा। परंतु वो दूसरे राज्य जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, तो उसने पंडित के रहने के लिए महल में ही व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसको यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसकी पिछली रात वह जल्दी सो गया, ताकि वह रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। इसके बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था, इसलिए इस बीमारी का जिक्र राजा से और इसका इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो उस रात भी नींद में चलता हुआ राजा के अस्तबल में पहुंच गया। वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे ना तो रोका और ना कुछ पूछा। वह तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में पहुंच गया। पंडित की किस्मत देखो, संयोग से उसे किसी भी पहरेदार ने रोका नहीं, क्योंकि वो सब भी गहरी नींद में थे। वह राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, यानी एक ओर राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर पंडित लेट गया। अगले दिन राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को राजदरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और राजा ने पंडित को देखा। देखने के बाद वह इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। हुक्म सुनकर पंडित कांपने लगा। फिर भी हिम्मत करके वह बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, तो उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी कहानी राजा को बताते हुए कहा, महाराज, मेरा तो क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी।
मैं किसी दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा। राजा को पंडित की बात ठीक ही लगी, लेकिन राजा ने सोचा पंडित महाकाल और मृत्यु के बताकर सजा से बचने का कोई बहाना तो नहीं कर रहा। ये सोचकर राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसे महाकाल ने तुमसे कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु आज ही होगी। पदशी राजा उसका मित्र था। उसने सिपाही के हाथ पत्र भेजकर पंडित की कही बात का प्रमाण मांगा। शाम तक सिपाही लौट आया और उसने बताया, महाराज, पंडित जो भी कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। पिछली रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन इस राज्य के राजा के लिए नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा। अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को इस समस्या पर सुझाव देने के लिए कहा। सभी मंत्रियों ने आपस में बातचीत करके ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दे। इससे आपके आदेश का मान भी रह जाएगा और पंडित की सूत के धागे से मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये सुझाव उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया गया। सभी खुश थे कि ना पंडित मरेगा और ना राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, परंतु टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी हर धड़कन के साथ खून की फव्वार निकल रही थी और कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी लोग हक्के बक्के आश्चर्य से पंडित को देखते रहे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी और नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरते और कोई भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और उस घटना का ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो उसको यूं 6 महीने राजा की कैद में डर डर के जीने के बजाय बेहतर जिंदगी जीता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।